डॉक्टर साहब, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से तबाही मच गई है। कई बंद टूटने से बस्तियां भी डूब गई हैं, जबकि हज़ारों अफराद को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। मुतअद्दिद लापता भी हैं। देखिए जी, अगले चंद घंटों में या दिनों में जी, ये जो आफत है ये एक नई शक्ल लेने को है। और वो आज रात से या अगले चंद घंटों में पूरे मुल्क में तकरीबन शदीद बारिशों का आगाज़ हो रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यानी सैलाब भी है और साथ साथ आज़ाद कश्मीर शदीद तूफ़ानी बारिशें आज रात से शुरू हो रही हैं, जिसके नतीजे में जो सैलाब है वो मज़ीद ज़ाहिर है कि अभी हम पिछले दिनों देख चुके हैं जब सिर्फ बारिशें हो रही थी तो क्या सूरत हाल बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में। या अब ये जो सैलाब है इसके साथ आज रात से बारिशें मुल्क के बड़े इलाकों में शुरू हो रही हैं, जिसके नतीजे में एक तो सैलाब मज़ीद बढ़ेगा, दूसरा यह है कि लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात आज़ाद कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके हैं बाकी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। लोग बहुत मुहतात रहें और ये जहन में रखें कि अब बारिश भी सैलाब के पानी में, और ये जब सिंध में सैलाब दाखिल होगा तो वहाँ पर उन दिनों में शदीद अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जब भी वो सिंध में दाखिल होगा रेला तो साथ ही पानी के रेले तो साथ ही बारिशें, और इतनी बारिशें हैं कि उसमें कराची में भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है और साथ साथ यहाँ से पीछे से सैलाब आ रहे हैं। ये जो सैलाब हैं और ये जो बारिशें हैं ये जब यहाँ से अल्लाह अपना करम करे और इंशाअल्लाह निकलेंगे इन बहरानों से, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस तरह के तूफ़ान और बारिशें और सैलाब नक्शे बदलते हैं, क्योंकि आबादियाँ वहाँ से फिर दोबारा कई झीलें सामने आ जाती हैं, नहरें, ज़मीनें, मतलब देहात बह जाते हैं। तो एक तरह से आप समझें कि ये इस कदर शिद्दत इसमें ऑलरेडी मौजूद है सैलाब में, और जब इसमें बारिश आएगी और फिर वही बात, मैं इस वक्त कोई ज़ाहिर है कि ये बरस की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनका ये इतना सारा पानी जो है ये आप देखें कि कितना बड़ा ऐसा होता है साल का कि जब हम कहते हैं कि पानी यहाँ से नहरें निकाल लो, यहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है जी, एक सूबे का पानी दूसरे सूबे का पानी, और अब आप ये देखें कि इतना पानी जो है ये बहाता हुआ, क्योंकि ज़ख़ीरे की जगह नहीं है, वरना तो आप एक डैम बना लेते और उसके बाद ये जो सारे मसाइल चलते हैं कि जी वो नहरें क्यों निकाल रहे हैं, फलाना क्यों, ये वो चलते हैं ना मसाइल, हम नहरें, तो ये सारा पानी आप उनमें ज़ख़ीरा करते हैं और उसके बाद सरसब्ज़ व शादाब आपके खेत खलिहान होते। लेकिन ये सारा पानी जो है बजाय इसके कि ये आप उन ज़ख़ायर में और फिर वहाँ से नहरें निकालते और फिर वो तरीके से कि किस इलाके में कितना पानी जाएगा, कैसा, वो भर जाता पूरे साल का। बड़े बड़े मेगा डैम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मेगा डैम्स, दुनिया बहुत तवज्जो दे रही है मेगा डैम्स पे, पानी के ज़ख़ायर पे, फूड बास्केट है आपकी। लेकिन आपके हमारे यहाँ ये हुआ है कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रायोरिटी रही है वो ये रही है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ, तो वो जनाब दरियाओं के काट के उनके जगहों पे आगे पीछे उन जगहों से जहाँ से पानी गुजरता था, वो जो कुदरती जगह थी पानी की, आपने जगह वो जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, तो वो साथ ही जो है वो उनको बहाती हुई लेके जा रही है। और ये हमेशा मैं बात कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप दुनिया में चले जाएं, जहाँ भी आप जाएं, आप चाहे वो किसी खलीजी रियासत में चले जाएं, किसी यूरोपियन मुल्क में, कहीं पर भी आप चले जाएं, तो आपको जो बहुत बड़े बड़े महलात नज़र आते हैं ना, उनके पीछे कच्ची आबादियाँ ज़रूर होती हैं, और वो जो महलात में रहने वाले होते हैं वो इस बात को इंश्योर करवाते हैं कि वो कच्ची आबादी जो है वो अपनी जगह मौजूद रहे, ताकि उनके घर में जो काम करने वाले जो भी लोग हैं वो वहाँ कच्ची आबादी में रहें। तो कच्ची आबादी वहाँ बसाते हैं वो, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक हाउसिंग सोसाइटी हो और वहाँ पर उसके आसपास कोई कच्ची आबादी ना हो, काम करने वाले लोग ना हो, तो वो कच्ची आबादी भी साथ होती है
और वो कच्ची आबादी जो है वो भी निशाना बनती है सबसे पहले, और फिर बाद में साथ ही ये हाउसिंग सोसाइटियाँ चूँकि रोक रही होती हैं पानी को, तो वो कच्ची आबादियाँ जो हैं साथ साथ वो कच्ची आबादियों को भी बसाते हैं और वहाँ रखते हैं, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है कि यहाँ एलीट क्लास ने रहना है तो भाई एलीट क्लास की खिदमत के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। तो वो खिदमत के लिए जो लोग हैं उनको वहाँ पे कच्ची आबादी को बचा कर कहा जाता है कि तुम्हें कोई नहीं हाथ लगाएगा, तुम यहाँ बताओ बस ये सारी जगह घेर लो और यहाँ पे बैठ जाओ। कोई नाले के गेट, कोई किसी ने झुग्गी बनाई हुई है, किसी ने होटल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, क्योंकि काम है साथ ही जी उधर हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो कोई मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी। तो ये पूरा का पूरा जो एक है ना, ये आप समझें कि पिछले 25 सालों में, यानी आप ये सदी शुरू हो रही है और आपके यहाँ ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों का, और फिर उसमें अरबों खरबों रुपया जो है वो कोई सोसाइटियाँ बनी, कुछ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, इजाज़तनामे किसने दिए, वो सारे जो मैं कहता हूँ ना कंक्रीट के जंगल, यानी आपने जो सब जंगल थे उन्हें ख़त्म करके फिर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। और उसका नतीजा ये निकला कि वो लेकिन अब पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हाउसिंग सोसाइटियों में पानी दाखिल हो रहा है तो लोग उसको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि उनके साथ जो कच्ची आबादियाँ जो उन्होंने ही बसा के रखी हुई थी ताकि वो उनके यहाँ काम करें आके, जो मेहनत मजदूरी करने वाले उनके घर पे उनके ख़ानदान, उनके बच्चे बच्चियाँ, वो सारे तो वो बहते जा रहे हैं। लेकिन अब इधर चूँकि प्रॉब्लम आई है तो ज़्यादा, और अब तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब एक जब इस आफत से निकल जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी शायद बनाएं, या फिर हो सकता है अल्ले तल्लों में लग जाएं जो हमेशा हम करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा वक्त आ गया है, क्योंकि देखें जो फूड बास्केट है मुल्कों के लिए, फूड बास्केट कितनी इंपॉर्टेंट। डैम्स आप देखें अफ्रीका के अंदर, आप इथोपिया के डैम से लेके आप ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो चाइना के इलाके में जो डैम बन रहे हैं वहाँ तक देखें, यहाँ पर मतलब डैम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास कुदरत की तरफ से पानी है, और आप उसको, आप ज़रा जाए ना, ज़रा जो मुल्क सहरा में है पूरा, जो ये जो अरब ममालिक हैं सारे, इराक से लेके सीरिया और आपका जो है ये पूरा जो अरब पेनिनसुला है, ये सारा मोहताज है पानी के लिए, फ़लस्तीनी इलाकों तक, जॉर्डन तक, ये सारा का सारा इलाका जो है दजला और फरात और ये सारे ये मोहताज हैं तुर्किया के, क्योंकि वहाँ से पानी शुरू वहाँ से होते हैं दरिया, और फिर दरिया जो है वो बहते 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 बहते, जैसे इनके पास ऑयल है बहुत से अरब ममालिक के पास, और तुर्किया के पास जो है वो पानी है और मुआहदे हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, कि वो पानी यहाँ से आएगा तो जब दजला फरात फिर यहाँ से बहेंगे, फिर ये फ़लस्तीनी इलाकों में जाएंगे, फिर शाम में जाएंगे, फिर उन आबादियों को। तो बात सारी ये है कि ये अब, और ये लेबनान तक, बात सारी ये है कि इसमें जो है ये तो अब बड़ी बुनियादी बात है। 60 की दहाई में देखें जब आपके अंदर एक था, यानी लोगों में एक कहीं 60 की दहाई तक तो बहुत था कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं भाई, डैम बनाओ, ये करो। उसके बाद वो सारा फिर सियासत की नज़र हो गया, और उसके बाद आप बहस हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं। मतलब इस मुल्क में जो है वो गुर्बत के ऊपर 5 स्टार होटलों में सेमिनार होते हैं कि गुर्बत को कैसे ख़त्म करना चाहिए, 5 स्टार होटल के अंदर सेमिनार होते हैं। तो बात यह है कि जब वो इतने दहाइयों तक आपने प्लानिंग नहीं की और अचानक जनाब आबी ज़खायर होने चाहिए, तो ये होने चाहिए, तो वो कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस होंगे, फ़लाँ होंगे, दिमागना होंगे, वो पैसा दो, ये फंड करो, फ़लाँ करो। गरीब गुरबा जितने हैं और रज़ाकार हैं और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और सबसे बढ़ के तो आवाम अपनी, अब देखें ना अब क्या इस वक्त क्या हो रहा है, अपने इलाके खाली कर दो। ओ भाई खाली करके कहाँ जाओ जी, इलाकों में सायरन बजाए जा रहे हैं कि आप अपनी आबादियाँ खाली कर दें। अब वो अपने घर खाली करके के घरों से क्या निकालें, मतलब क्या अपने सारा सामान सर पे रखें और बाहर निकल जाएं, कहाँ दूसरी जगह जाएं तो वहाँ पे वो पता चला वहाँ पर भी नहीं जा सकते। तीसरी मतलब है कि आबादियाँ खाली कर दें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपना करम करे, क्योंकि बारिशें अब साथ ऐड होने जा रही हैं आज रात से, अल्लाह अपना करम करे। लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर क्या बात की जाए कि वो है ना कि ज़ालिमों की अजब मंतक है, ज़ालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से अजाब आते हैं और अपने आमाल का सब बारे गिरा अपने अल्लाह पे डालाते हैं।
तो ये है कि बस कुदरती आफत है और ये और वो, और अपने जो अमाल हैं वो उसके ऊपर किसी ने दुआ है हमारी, अल्लाह ताला इससे इन आफतों से निकाले। NDMA के लोग, रज़ाकार, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो खाना पहुंचा रहे हैं रज़ाकार, बाकी जो तंजीम, लोग सारे परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सबके ऊपर। और लोग सबसे बढ़ के तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखिए इन हालात में भी कोई रस्सा फेंक रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई जिसके मतलब जिसके पास जो भी कुछ है, लोगों की जानें भी जा रही हैं दूसरों को बचाते हुए। लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला अपना करम करे। और फिर इसके ऊपर बात वो ये सारी कि हम अभी 2022 में तो निकले हैं इतने बड़े सैलाब से, तो दुनिया के हालात, दुनिया की मईशत, दुनिया की इकॉनमीज रिसेशन में जा रही हैं। ये हमें चीज़ें, हम खर्चे हमारे देखें कैसे हैं, खर्चे कैसे हैं हमारे। आप ज़रा पिछले साल 2 साल के ज़रा खर्चे देखें। तो बहरहाल ये है कि अब दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपना करम करे। और ये 2-3 दिन बस लोगों ने मुहतात इसलिए रहना है कि सैलाब के साथ साथ बारिशें आ रही हैं, तो बस जो है ना वो बस होता है ना कि मतलब इधर उधर निकलें, एक जगह पर बैठ के ज़रा देखें हालात को कि हालात किस तरफ जाते हैं, और कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं अगर हो सकते हैं कि जहाँ पर जो ज़रा ऊंचाई की जगह हो, अगर कोई जान पहचान के लोग हैं, कोई रिश्तेदार हैं जहाँ पे। लेकिन चूँकि बारिशें तो कुछ इलाकों में हो रही हैं, सैलाब कुछ इलाकों में है, तो इन दिनों में ज़रा अपने आप को सेव करें, पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। जो वहाँ पे रहते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन पता जो घूमने जा रहे हैं तो लैंड स्लाइडिंग हो रही है बारिश की वजह से, तो ये लोग ज़रा एहतियात करें। और उसके साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि फिर इसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर वो मलेरिया और डेंगी और ये बीमारियाँ और ये सारा उसके बाद वबाएँ भी आएंगी। तो मुल्क में जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से ऐसी कुदरती आफात हैं जो जिनसे सियासत को एक तरफ रख के अगर हम थोड़ा सा सारा का सारा ध्यान अगर इस तरफ दें कि इस अगले चंद हफ्ते, यानी चंद हफ्ते ही लगेंगे ना सैलाब के, ये रेला निकल जाए इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद ये कि बीमारियाँ और ये सारा तो फिर वो डॉक्टर्स वगैरह अपनी टीम्स एक्टिव होंगी। लेकिन ये सैलाब से और बारिशों से हम निकल जाएं जो एक साथ आ रहे हैं। तो अच्छा, इसमें जो है अब और क्या कुछ हो रहा है, ये तो उस कुदरत की तरफ से है, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। आज रात को जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर ज़रा एक चक्कर लगा के पूरे खत्ते का और दुनिया का तेज़ी के साथ वापस आते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्या इवेंट्स हैं जो इन्हीं दिनों में हो रहे हैं और इंतहाई अहम हो रहे हैं और हालात के बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। ये बिगड़ रहे हैं पूरी दुनिया के हालात, मईशत, ट्रैवलिंग, जॉब लॉसेस, मतलब बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। तो लोगों को तैयार रहना चाहिए इसके लिए कि ये आगे आने वाले दिनों में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो क्या हैं। अगर आप इंटरनेशनल मामलात पे नज़र नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीज़े, एयरलाइंस, कहाँ पे क्या हालात हैं, क्या क्या सूरत हाल बन रही है। तो अब इसमें ज़रा शुरू हम करते हैं भारत से। अच्छा, भारत से इसलिए शुरू करते हैं कि 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जो कि बराह रास्त हमारे इस खत्ते में और पड़ोस में हो रहे हैं और बड़े अनहोने वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे जिनकी तवक्को नहीं थी वो हो रहे हैं। आज रात को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान रवाना हो रहे हैं और 2 दिन उनका जापान में क़याम होगा और उसके बाद वो चले जाएंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत के लिए चाइना। 31 तारीख को चाइना पहुंचेंगे। चाइना में उनकी शी जिनपिंग से बोला, उसी दिन 31 तारीख को ही वहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबरान मौजूद होंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो मामला अटका हुआ है वो अटका हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार का अटका हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और उसमें शिद्दत इसलिए आ गई है कि एक तो उनके जो पीटर नेवारो जो कि एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने यूक्रेन की जंग को मूडीज़ वॉर कह दिया है। उन्होंने कहा ये यूक्रेन की जंग नहीं है, ये मोदी की जंग है। मतलब उन्होंने इसको लेबल कर दिया है। एक नाम ऐसा होता है ना, बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि यार एक मिनट ज़रा एक नया, उन्होंने कहा यूक्रेन जंग नहीं है, ये मूडीज़ वॉर है, ये मोदी की लड़ाई है। जो मोदी जो है वो मतलब मूडीज़ वॉर का नाम दिया है। अच्छा, ये जो है मैं यहाँ पर जो है वो कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग 7 के नेवारो कॉल्स यूक्रेन मूडीज़ वॉर ओवर रशियन ऑयल बाइंग। ये एक लफ्ज़ है जो उनके एडवाइज़र ने जो कि ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने जो पीटर नेवारो हैं उन्होंने
ये कहा है कि ये जो है ये मूडीज़ वॉर है। सही। अच्छा, फिर दूसरे जो उनके, अच्छा इसी को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करें, 9th, इट्स मूडीज़ वॉर, डोनाल्ड ट्रम्प्स एडवाइज़र पीटर नेवेरो मेक्स स्टार्टलिंग रिमार्क ऑन यूक्रेन टारगेट्स इंडिया ओवर रशियन ऑयल। तो ये उनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो उनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसको मूडीज़ वॉर का नाम दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके ऊपर, और ये तमाम जगह पे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट देखें 12th, तो इंडिया डेट नेवर जैब्स इंडिया अगेन ओवर रशियन ऑयल कॉज यूक्रेन मूडीज़ वॉर, मूडी, NDTV 11 मूडीज़ वॉर। ठीक है, मतलब उसको एक नाम होता है ना, वो कह रहे हैं ये मूडी वॉर है। BBC 10th, ट्रम्प एडवाइजर कॉल्स यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मूडीज़ वॉर। मतलब मोदी, ये मोदी की जंग, उसको एक नाम दे दिया, ये मूडीज़ वॉर है। ये किसी की जंग नहीं है, ना नेटो की है ना अमेरिका की, ये मूडीज़ वॉर है जो यूक्रेन और रशिया की जंग है। अच्छा, अब इसमें जो एक बात और इसमें हुई है साथ ही कि ये तो अभी यहाँ पर इन्होंने ये मूडीज़ वॉर बात की। दूसरे जो उनके एडवाइज़र हैं, ये उनके ये टैरिफ्स को और सारे जो मामलात को देख रहे हैं, केविन हेसेट। तो केविन हेसेट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया पीछे नहीं हुआ तो ये भूल जाएंगे ट्रम्प पीछे होगा किसी तरह। ट्रम्प पीछे नहीं होगा, इंडिया को ही पीछे होना है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 15th टाइम्स ऑफ इंडिया, इफ इंडिया डोंट बल्ज ट्रम्प वोंट नीड इट। ठीक है, इंडियाज ये जो है वो अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं इंडिया टुडे में भी इसी तरह से कि इंडिया डोंट बल्ज, तो वो भी नहीं हटेंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने फिर दोनों को जोड़ दिया, मूडीज़ वॉर। देखिए, दो उनके ट्रेड एडवाइजर्स आ गए, हेसेट और नेवारो 17th। इन दो ने आज बराह रास्त इंडिया को मूडीज़ वॉर करार दिया है, प्रोलॉन्गिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट।